स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में सेबी की सर्जिकल स्ट्राइक। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मीर भट्ट, मेरे साथ डिम्पी हैं। लेकिन दीपाली की याद मुझे ऐसे है कि आज सुबह डिम्पी और दीपाली ने जब शो ओपन किया तो शायद उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि सेबी ने जो आज काम किया है उसका खामियाजा इतना भुगतना पड़ेगा बाजार को। एशियन और यूरोपियन मार्केट्स में देखिए तो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट जो है वो आज भारत का रहा है, लेकिन इसके मायने कई है इस खबर के, और इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। बिकॉज 331 कंपनीज अगर आप इसे देखें, यानी मार्केट में कुल जितनी कंपनीज ट्रेड होती हैं उसकी करीब करीब 10% कंपनीज एक ही दिन सिंगल शॉट बाहर ट्रेडिंग से बाहर। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ अमित टंडन इस समय मौजूद हैं, सुमित मेरे साथ न्यूज़ रूम से मौजूद हैं जो पूरी फाइन प्रिंट बताएंगे। इसके और साथ ही कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तो अमित आप ये बताइए कि हमने सुबह से 2-3 मैनेजमेंट से भी बात की और इट सीम्स, खैर इसमें से कुछ एक कंपनीज तो ऐसी हैं जो कि पहले से बैन में थी और कुछ एक आज ऐड हुई हैं, बट नाउ द टोटल नंबर इज 331। नाउ व्हाट वी आर पिकिंग अप इज जो एमसीए ने रिपोर्ट सबमिट की थी दैट वाज बेस्ड ऑन एसएफआईओ इन्वेस्टिगेशन, एंड एसएफआईओ इन्वेस्टिगेशन वाज अज्यूमिंग कि अगर कोई एक कंपनी है, लिस्टेड एंटिटी है, ऑपरेटिंग कंपनी है, उसी नाम से या उसी प्रमोटर की कोई और अगर शेल कंपनी है तो फिर सारी ही कंपनीज जो है इंक्लूडिंग द लिस्टेड वन, उन सभी को शेल कंपनी मानकर बैन में रखा गया है। ये कितना तर्क संगत है? देखिए, पहले जो आपने ये बात कही कि 331 आउट ऑफ द टोटल लिस्टेड यूनिवर्स करीब 7-8 या 10% होता है, वो बहुत ही गंभीर बात है। एक आप बिना शो कॉज नोटिस इशू किए हुए, बिना किसी तहकीकात किए हुए, बिना कंपनी से बात किए हुए उन सबको ट्रेडिंग में मूव कर देना कि आप बस महीने में एक दिन ट्रेड कर सकते हैं, उसका तो बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। दूसरा ये है कि उसी बेसिस पे हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये 331 कंपनीज किस बेसिस पे आइडेंटिफाई की गई हैं, क्या बेसिस है, क्या क्राइटेरियन फॉलो किया गया है। ये जैसे आपने कहा कि एक प्रमोटर की किसी को देखा कि उसकी सारी एक कंपनी है तो सारी कंपनीज को बैन कर दिया गया, या उन्होंने देखा कि इन कुछ कंपनीज में डीमोनेटाइजेशन के वक्त पर थोड़े कुछ डिपॉजिट्स हुए थे जो नहीं होने चाहिए थे। अभी तक कोई बेसिस नहीं पता है, तो इस पे कुछ कहना इस समय बहुत ही मुश्किल होगा। अमित, एक आम निवेशक के मुताबिक मैं समझना चाहूँ तो मेरे पास राइट क्या है, कंपनीज के पास राइट क्या है? सेबी ने जो करना था वो तो कर दिया, उसने तो फैसला भी सुना दिया। अब एक कंपनी और निवेशक दोनों क्या कर सकते हैं? जी, इसमें आप दो तरह से दोनों के लिए अलग अलग देखना पड़ेगा। एक तो जो कंपनीज हैं वो रेगुलेटरी अपील में जाएंगे, देखेंगी कि शायद वो कोर्ट में जाए, AIA सैट में जाए, देख के कि किसी तरह से ये जो पाबंदी उनके ट्रेडिंग पे लगाई गई है वो लिफ्ट की जाए। दूसरा है कि इस समय जो स्मॉल शेयर होल्डर है उसके लिए ऑप्शन क्या है, वो ट्रेड ही नहीं कर सकता आज के दिन, तो उसको तो बस यही है कि बैठे रहना है, देखना है कि कंपनी क्या एक्शन लेती है, उसको रिलीफ मिलती है या नहीं मिलती। अगर रिलीफ मिले तब वो कुछ कर सकता है, वरना तो वो वेट ही करेगा कि अगले जो पहला सोमवार होगा हर महीने उसका वेट करना होगा ट्रेड करने के लिए। उसमें भी मैं ये कहूंगा कि 2 सेट्स ऑफ कंपनीज है। एक तो जहां कोई जेन्युइन रीजन हो सकता है कि उन शेल कंपनीज है और उनको बैन किया जाए, और इस बात पे मैं कुछ व्याख्या करूंगा। दूसरा ये है कि कोई जेन्युइन कंपनी है जिनका ऑपरेशन है, वो जो केसेस हैं जहां कंपनीज हैं जिनका कोई ऑपरेशन है, जैसे आपने देखा प्रकाश इंडस्ट्रीज है या जय कुमार है, उसमें मेरा मानना है कि शेयर होल्डर्स को ये भी नहीं करना चाहिए कि अगर सेबी ने बैन नहीं लिफ्ट किया है पर जब पहली सोमवार को ट्रेड होगा तो एकदम से ट्रेड करें, क्योंकि उस समय उनको बहुत डीप लॉसेस होंगे। इससे अच्छा वो वेट करें और देखें कि जब ये बैन लिफ्ट होता है तो मेरा ये मानना है कि ये कई कंपनीज जो है इनके वैल्यू में कुछ रिकवरी जरूर होगी। ये रहा मामला कि जो सेबी ने बैन लगाया है उसमें ये जरूर है कि अगर आप 331 कंपनी देखें, कुछ जेन्युइन केसेस जरूर होंगे जहां उन लोगों ने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस किए हों जो इलीगल हो, उन पे जरूर पाबंदी लगानी चाहिए और शेयर होल्डर्स को जरूर पता रहना चाहिए कि ये कंपनीज हैं
इनका कोई ऑपरेशन नहीं है, जेन्युइन ऑपरेशन नहीं है। क्यों ऑपरेशन, ये कंपनीज क्यों है, क्या कर रही है, उस पर थोड़ा और डिटेल्स हो सकता है कि स्टॉक एक्सचेंजेस को इन पे एक छोटा सा राइट अप देके अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहिए, ताकि जो स्मॉल शेयर होल्डर है उनको पता चले कि क्या हो रहा है। छोटे निवेशक जो थे ना मीर, उसका हमने पूंजी का भी एनालिसिस किया। करीब 3,000 करोड़ रुपए की रकम आ रही है जो सिर्फ स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े 20 कंपनी में है। हाँ, जो 20 कंपनी टिपिकली 20 पब्लिक होल्डिंग है उसमें। पब्लिक होल्डिंग। खैर, जो दूसरा पहलू है कि इसमें कई कंपनीज ऐसी हैं जिस पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स थी, LIC इन्वेस्टेड है और जो फंड्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट है। एक दो कंपनीज ऐसी हैं जहां पर राज्य सरकारों की भी इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो इंटरेस्टिंग डेटा है ये एक बार समझ लेते हैं सुमित से। सुमित हैं हमारे साथ। सुमित, बताइए, अब ये ऑब्वियसली कुछ एक कंपनीज ऐसी भी हैं इसमें जहां पर किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा होगा। इनफैक्ट मेहर कई सरकारी कंपनियां भी हैं जिन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि ऐसा होगा और रातों रात उनके ऊपर विकास गिर जाएगी। बहरहाल कुछ अगर इंटरेस्टिंग आंकड़ों की बात करें तो पहले तो ज़्यादातर सभी कंपनियों में से यानी कि 150 कंपनियां करीब ऐसी थी शुरुआत से जिनके ऊपर सस्पेंशन था। अब कुछ और नई कंपनियां शामिल हुई, यानी 170 कंपनियां नई और आ गई हैं जिसमें शामिल जिन पर अब सस्पेंशन लग गया है। ज़्यादातर सभी कंपनियां अगर आप देखें तो मेजरली हाफ के आसपास जो लिस्ट है ये पश्चिम बंगाल के आसपास की है, तो उस तरफ की जो कंपनियां उनके ऊपर ज़्यादा यहाँ पे आइडेंटिफाई की गई हैं। स्टील, मेटल या फिर इंफ्रा स्पेस, इसके अलावा ब्रोकरेज हाउसेज, ये मेजरली डोमिनेट करती हैं इस पूरी लिस्ट की जो कंपनीज है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा कुछ सरकारों की, कुछ कंपनियों में राज्य सरकार की भी होल्डिंग है जिस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप कुछ बड़े निवेशकों की बात करें तो प्रकाश इंडस्ट्री मिसाल के तौर पे राकेश झुंझुनवाला यहाँ कंपनी के अंदर करीब 1% हिस्सा ओन करते हैं। ना केवल वो बल्कि BNP पारिबा की कंपनी के अंदर 1% के आसपास का स्टेक है। तो बड़े निवेशक BNP पारिबा करीब 3.5% स्टेक ओन करता है। तो कई बड़े इंस्टीट्यूट या इंडिविजुअल इस कंपनी के अंदर बड़ा नाम रखते हैं। जय कुमार इंफ्रा, कई ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अपग्रेड्स इस कंपनी को लेकर आए हुए हैं, अच्छी ऑर्डर बुक मानते हैं, अच्छे फंडामेंटल मानते हैं। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स तो इस कंपनी के अंदर 3.5% स्टेक भी ओन करते हैं। अगर ये शेल कंपनी है तो किस तरह के जो बड़े निवेशक हैं उनकी क्या सिचुएशन होगी आप समझ सकते हैं। पिंक एंड स्पिरिट, अभी मैनेजमेंट भी था कुछ देर पहले हमारे साथ। एक्सिस बैंक करीब 1% स्टेक ओन करता है पिंक एंड स्पिरिट में। इसके अलावा पार्श्वनाथ में रेलिगियर और आनंद राठी, ये दोनों ज्वाइंटली मिला के करीब 3-3.5% के आसपास का स्टेक ओन करते हैं। रसोइया प्रोटीन मिसाल के तौर पर IDBI बैंक की होल्डिंग में 6% हिस्सा यहाँ पर करीब आ रहा है। तो ये एक बड़ा स्टेक है जो कि रसोइया प्रोटीन में IDBI बैंक ओन करता है। इसके अलावा ICICI बैंक और सिंडिकेट बैंक, ये दोनों बैंक मार्ग लिमिटेड में, जिसका नाम भी सूची के अंदर शामिल है, करीब 4% के आसपास स्टेक ओन करते हैं दोनों बैंक मिलाकर। तो ये अपने आप में ही एक बड़ा नाम है, बड़ा स्टेक है जो कि ओन करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की मैंने जो बात की उसमें उड़ीसा स्पोंज, इसके अंदर उड़ीसा के राज्य सरकार की करीब 5% हिस्सेदारी है। तो ऐसे कई सारे स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, LIC है या फिर बड़े निवेशक है जो कि इन कंपनियों के अंदर निवेशित हैं। तो काफी मुश्किल है कहना कि उनकी डेस्टिनी कैसी रहेगी आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच चलिए हमारे साथ VK शर्मा भी जुड़े हैं और एक बड़ी खबर हम अभी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज इस पर। लेकिन पहले शर्मा जी, एज वी स्पीक टू यू, अभी अभी एक खबर आई है कि ये जो शेल कंपनीज हैं इसकी जांच में इनफैक्ट कई एजेंसियां जुटी हुई हैं और सरकार एक पूरा डेटाबेस तैयार कर रही है इस तरह की कंपनीज का। लेकिन इससे पहले जो खबर आई थी सोर्सेज के हवाले से वो यही थी कि MCA ने ये रिपोर्ट तैयार की है SFIO के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर और उसके आधार पर सेबी ने ये फैसला लिया है। मुझे याद नहीं है पिछली बार कब ऐसा हुआ हो कि एक साथ 10% मार्केट में जितनी कंपनीज ट्रेड होती हैं उसके ऑलमोस्ट 10-12% कंपनीज में ट्रेड एक ही दिन में रोका गया हो। तो ये कितना रैशनल है, प्रैक्टिकल है? देखिए, जो हमारे जो गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज हैं और जो रेगुलेटर है सेबी और एक्सचेंजेस, ये जो भी कदम उठाते हैं सोच समझ के उठाते हैं, ऐसा अपना मानना है। लेकिन इस केस के अंदर जो उन्होंने ये बोल दिया है कि महीने में एक बार ट्रेडिंग होगी, तो वो अगर मैं ये कहूँ कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं तो इस पर थोड़े सवाल निशान खड़े होते हैं। इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन की अगर बात है तो फिर वो इन्वेस्टर जो ऑलरेडी आज उसमें इन्वेस्टेड है वो भी तो आपका स्मॉल इन्वेस्टर है, उसका आप कैसे बचाएंगे? तो मेरे ख्याल से इनका जो लिक्विडिटी का जो मैकेनिज्म था, ट्रेडिंग बंद इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी रेगुलेशन में बताना है, आगाह करना है, वो कर दीजिए। ट्रेड टू ट्रेड का मैकेनिज्म है उसमें डाल दीजिए, लेकिन लिक्विडिटी को मत रोकिए। क्योंकि अगर कोई रियलाइज करता है कोई इन्वेस्टर कि ये स्टॉक मैं समझता था अच्छा है, शायद खराब है, मैं इसमें निकलना चाहता हूँ, भले ही थोड़ा लॉस हो मैं निकलूँ,
अब वो अपॉर्चुनिटी उसके पास नहीं है। फिर जब आप ये कहते हैं कि इसके ऊपर ये प्राइस नहीं कर सकती, तो फिर ऑब्वियसली वो स्टॉक बिकेगा ही नहीं, बिकॉज अगर कोई स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा सकती फिर लेगा क्यों। तो बेसिकली जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं इस स्टॉक के अंदर, उनके पास एग्जिट न के बराबर है इस बार। तो बिल्कुल एग्जिट है ही नहीं। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर महीने में एक बार आपका जो मार्जिन, आपने जो भी मार्जिन बताया, एक्सचेंज ने डिसाइड किया कि अब जो ट्रेडिंग महीने में एक बार हो सकती है वो मार्जिन देखकर, तो वो रोजाना क्यों नहीं हो सकती, कम से कम उन लोगों के लिए निकलने के लिए जो ऑलरेडी फंसे हैं। बिल्कुल, तो ये मेरे को जो इशू है वो सिर्फ इसी के लिक्विडिटी को लेके है। बाकी अन्य जो भी सरकार जो डिसीजन लेती है उसने कुछ रिसर्च की होगी, हो सकता है हम उनको सेकंड चेंज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। शर्मा जी, आप हमारे साथ रहिए। हमारे संवाददाता आलोक इस समय मौजूद हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, उनके पास इस पर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो अभी अभी आई है। आलोक, बताइए क्या है ताज़ा जानकारी। देखिए, अभी जो जानकारी मिल पाई है एसएफआईओ और तमाम जो एजेंसियां जो इसमें लगी हुई हैं इसको देखने के लिए, तो सबसे पहले ये जानकारी मिली है कि जो ये 9 जून को रिपोर्ट एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सेबी को भेजी थी, उसी के आधार पे कार्रवाई हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं जो इस काम में लगी हुई हैं, ये हमें जानकारी मिली है कि एक डाटाबेस क्रिएट कर रही है शेल कंपनियों का, और इन शेल कंपनियों को जो डाटाबेस क्रिएट किया जा रहा है उसमें पेनी स्टॉक्स जैसी तमाम कंपनियां हैं, और जिन कंपनियों पर भी ये कह सकते हैं कि सस्पिशन है कि वो बोगस बिलिंग कर रही हैं या फिर कुछ इस तरह का मोडस ऑपरेंडी अपना रही हैं जिससे कि मनी लॉन्डर हो रहा है, उन कंपनियों को इसके रडार पर रखा गया है। और जो पहला बैच है, जो एसएफआईओ की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो पहला बैच 331 कंपनियों का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भेजा गया था, उन्हीं को 9 जून को एमसीए ने सेबी को भेजा था, और सेबी ने खुद उसके बाद इस पर पूरे 2 महीने के करीब नजर रखी, और नजर रखने के बाद उन्होंने अपने भी जांच में पाया कि इन कंपनियों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। इसी वजह से जो ग्रेड 4 का जो ग्रेडेड सर्वेलेंस मैकेनिज्म है उसमें रखा है। तो जाहिर सी बात है कि सेबी को भी इन कंपनियों के खिलाफ कुछ ना कुछ आपत्तिजनक मिला है। हालांकि एसएफआईओ ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा है कि इन कंपनियों का कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो शेल कंपनियों से है, बोगस कंपनियों से है और पेनी स्टॉक से है। इसी वजह से जो कंपनियां अच्छी खासी दिख रही हैं अभी, जैसे कुछ कंपनियों के नाम सामने आए हैं, प्रकाश इंडस्ट्रीज, पार्शनाथ डेवलपर्स, जो कंपनियां ऊपर से दिखने में काफी अच्छी दिख रही हैं, कहीं ना कहीं इनके कनेक्शन शेल कंपनियों से हैं, पेनी स्टॉक से हैं और ऐसी कंपनियों से है जिनका ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ किसी कंपनी को एक तरह से असिस्टेंस दे रही हैं या उनका मनी लॉन्डर करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये तमाम कंपनियों पर पहली बैच जो है ये इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसके बाद कार्रवाई हुई है। लेकिन एसएफआईओ के जो सोर्सेज हैं उसे हमें जानकारी मिली कि आने वाले दिनों में और भी इस तरह की कंपनियां सामने आएंगी, क्योंकि इसके पीछे जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वहां पर एक प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक टास्क फोर्स बनाया गया है जिसकी अध्यक्षता रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अदिया और तपन रे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, इन दोनों के देख रेख में हो रहा है। और मल्टी एजेंसीज हैं, ईडी, एसएफआई और तमाम जितने भी इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियां हैं वो लगातार शेल कंपनियों की एक तरह से कहें कि पीछे पड़ी हुई हैं और देश में आपने देखा होगा कितनी सारी कंपनियों को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। बिल्कुल। चलिए आलोक, आप इस पर और जानकारी जुटाई, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन क्विकली मिस्टर टंडन, अब आपने सुन ही लिया कि ये द प्रोब कुड एक्चुअली एक्सपैंड और कंपनीज भी इसमें आ सकती हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट ये लग रहा है दैट सेबी इज वेरी फर्म एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग। मेरा ये मानना है कि अगर आप देखें तो कोई ये नहीं कह रहा कि जिस कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है या उसमें कोई तरह का गलत कार्य किया है उसको डीलिस्ट नहीं करना चाहिए या उसके प्रमोटर्स को पेनलाइज नहीं करना चाहिए। फ्रॉम अ स्मॉल शेयर होल्डर परस्पेक्टिव पहली चीज तो यह है कि पहले आप प्रमोटर्स को पेनलाइज करें, अगर उससे आपको पूरी तरह से सहूलियत नहीं हो रही फिर आप जाके कंपनी को डीलिस्ट करें। पर आप एक दिन सुबह जो स्मॉल शेयर होल्डर है वो फाइंड कर उसको पता चलता है कि जिस कंपनी में वो शेयर होल्ड कर रहा है वो बेच ही नहीं सकता, वो थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ी ज्यादती की बात है। बस यही कहना है। ये मेरा ये नहीं कहना कि आप जो गलत काम कर रहा है उसको उस पर कार्रवाई नहीं कीजिए। एक इंग्लिश में एक्सप्रेशन होता है कि यू थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, तो यहाँ वही हुआ है। कुछ कंपनियां गलत काम कर रही हैं, कुछ कंपनीज हैं जो बिल्कुल सही मायने में चल रही हैं। इस केस में उन्होंने सही कंपनी और गलत कंपनी दोनों पे पाबंदी लगा दी है। उस पे हम लोगों का थोड़ा रिजर्वेशन है। हमारा ये कहना है कि थोड़ा ठीक से इन्वेस्टिगेट करके
एक ही सेट ऑफ कंपनीज को बैन करना चाहिए था। ठीक है अमित जी, शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। शर्मा जी आपका भी शुक्रिया। दोनों का मत यही है कि कार्रवाई करें, लेकिन थोड़ा सा निवेशकों के हित को भी ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं, खासकर छोटे निवेशकों का, क्योंकि उनके पास एग्जिट का रूट नहीं है। आलोक शुक्रिया आपका भी ये एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक होगा, जब ब्रेक के बाद आप जुड़ेंगे तो कुछ और अहम खबरें होंगी जो आपके लिए जानना बहुत अहम है। छोटे से ब्रेक के बाद ये सभी खबरें आप देख पाएंगे। नमस्कार।